नमस्कार। आज हम एक काफी मानवीय और कानूनी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। ये मामला है रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक का जी। और ये जुड़ा है अनुकंपा के आधार पर नौकरी से। मतलब जब किसी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को नौकरी देने का जो प्रावधान होता है। हाँ, बिल्कुल। तो मामला ये है कि रेखा शर्मा जी के पति वो पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे। जी। 2015 में उनका देहांत हो गया ओ। और वो सिर्फ 49 साल के थे उस समय। तो परिवार में पत्नी यानी रेखा जी, 3 बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। तो रेखा शर्मा जी ने बैंक की जो 2014 की अनुकंपा नियुक्ति योजना थी उसके तहत नौकरी के लिए अप्लाई किया। हाँ, ये तो मतलब सीधा सा मामला लगता है। पति की दुखद मृत्यु हुई, परिवार आश्रित है, तो नौकरी के लिए आवेदन देना तो स्वाभाविक है। फिर बैंक ने मना क्यों कर दिया? कुछ तो वजह बताई होगी उन्होंने। बिल्कुल। बैंक ने अक्टूबर 2016 में उनका आवेदन खारिज कर दिया और कारण ये बताया भी परिवार निर्धन नहीं है, मतलब इंडिजेंट नहीं है, बेसहारा नहीं है। अच्छा, निर्धन नहीं है। हाँ, और इसके लिए बैंक ने 2 मुख्य बातें कही। एक तो ये कि परिवार को LIC यानी जीवन बीमा निगम से करीब 45 लाख रुपए मिले थे। 45 लाख? अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। जी। और दूसरा, बैंक का मानना था कि उन्हें 17,539 रुपया हर महीने की पारिवारिक पेंशन मिल रही है। 17,539 रुपए महीना। लेकिन क्या ये सही था? मतलब कई बार ऐसी बातें होती हैं कि असलियत कुछ और होती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि असल में जो पेंशन थी वो सिर्फ 4,236 रुपए महीना थी। क्या? सिर्फ 4,000 कुछ? हाँ। और बैंक कह रहा था 17,000 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, बहुत बड़ा फर्क। और वकील का मुख्य तर्क ये भी था कि पति की मृत्यु पर जो पैसा मिलता है, जैसे ये LIC का पैसा या कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट, वो अनुकंपा नियुक्ति के दावे से एकदम अलग चीज है। उसे पात्रता तय करते समय गिनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब उनका कहना था कि ये पैसा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को नौकरी की जरूरत नहीं है। क्या इस तर्क का कोई कानूनी आधार भी था? मतलब कोर्ट्स ने पहले ऐसा कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया। केनरा बैंक बनाम M महेश कुमार, ये 2015 का केस है। वे महेश कुमार, हाँ सुना है इसके बारे में। जी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता देखते समय जो टर्मिनल लाभ मिलते हैं, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बीमा राशि, इनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अलग है। वो भविष्य में आय का एक स्रोत देना है ताकि परिवार एकदम से बेसहारा ना हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये जो एक मुश्त या पेंशन वाले पैसे हैं, इनके आधार पर आप नौकरी मना नहीं कर सकते। जी। क्या PNB की अपनी पॉलिसी में भी कुछ ऐसा था या उनकी पॉलिसी अलग थी? यही तो विडंबना है। PNB की जो अपनी 2014 वाली नीति थी, जिसके तहत रेखा जी ने अप्लाई किया था, उसके पैरा 23 में फैक्चुअल लिखा है। क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि महज इसलिए आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि परिवार को कुछ फंड्स या वेलफेयर स्कीम के तहत लाभ मिले हैं। नीति कहती है कि संपत्ति और देनदारियों का एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए। बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब सिर्फ एक रकम देखकर हाँ या ना नहीं कहना है, पूरी सूरत देखनी है। इस मामले में एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, वो है समय। याचिका 2017 में दायर हुई और फैसला आया 2024 में। 7 साल लग गए। हाँ, इस देरी पर कोर्ट ने कुछ कहा। हाँ, कोर्ट ने इस बात को माना। उन्होंने कानूनी सिद्धांत का जिक्र किया, एक्टस क्यूरिए निमिनिम ग्रेविट। एक्टस क्यूरे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अदालत की कार्रवाई के कारण किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर रेखा शर्मा 2017 में या उससे पहले पात्र थीं, तो सिर्फ इसलिए कि केस चलने में समय लग गया, उन्हें राहत से वंचित करना न्याय नहीं होगा। सही बात है। न्याय में देरी अन्याय ही है एक तरह से। लेकिन क्या अनुकंपा नियुक्ति एक हक है? मतलब क्या परिवार ये दावा कर सकता है कि नौकरी तो मिलनी ही चाहिए? नहीं, यहाँ एक संतुलन देखना होता है। कोर्ट ने एक और पुराने बहुत महत्वपूर्ण मामले का जिक्र किया, उमेश कुमार नागपाल केस। उसमें कहा गया था कि ये नियुक्ति एक रियायत है, कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, रियायत है। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ परिवार को तत्काल अचानक आए वित्तीय संकट से उबारना है। तो एक तरफ तो M महेश कुमार केस है जो कहता है कि टर्मिनल लाभ ना गिने। दूसरी तरफ उमेश कुमार नागपाल केस है जो कहता है कि ये देखो कि क्या परिवार वाकई गंभीर संकट में है। तो
मतलब बैंक को इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाना था। बिल्कुल, उन्हें पूरी स्थिति का सही आकलन करना था। तो फिर इतने सारे तर्कों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और बैंक की अपनी नीति के बाद आखिर में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाईकोर्ट ने बैंक का वो जो अक्टूबर 2016 का आदेश था, जिसमें रेखा शर्मा का दावा खारिज किया गया था, उसे रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। जी, कोर्ट ने माना कि बैंक ने पेंशन की गलत रकम को आधार बनाया, जो कि सिर्फ 4,236 रुपए थी, न कि 17,539 रुपए। और LIC राशि को भी सुप्रीम कोर्ट के M महेश कुमार फैसले के खिलाफ जाकर अयोग्यता का आधार बनाया। तो बैंक को क्या करने को कहा गया? क्या सीधे नौकरी देने को कहा? नहीं, सीधे नौकरी का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वो रेखा शर्मा के मामले पर अपनी ही 2014 की नीति के तहत दोबारा विचार करें। दोबारा विचार? हाँ, पुनर्विचार। और ये 3 महीने के अंदर करने को कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि इस बार विचार करते समय LIC से मिली राशि और पारिवारिक पेंशन को अयोग्यता का आधार नहीं बनाना है। कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि बैंक को नेक नीति से, मतलब बोनाफाइड तरीके से काम करना चाहिए और किसी न किसी बहाने से लाभ से वंचित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हिदायत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाले जो टर्मिनल लाभ हैं, जैसे बीमा या पेंशन, वो अपने आप में अनुकंपा नियुक्ति में रुकावट नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। बिल्कुल सही। वो लाभ अलग है और नौकरी के पात्रता का आकलन अलग तरह से होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर किसी को नौकरी मिली जाएगी। परिवार की कुल वित्तीय स्थिति का आकलन बैंक की नीति के दायरे में अभी भी जरूरी है। सही कहा। ये मामला दिखाता है कि कैसे इन नीतियों के 2 उद्देश्य हैं। एक तो अचानक आई गरीबी से तत्काल राहत देना और दूसरा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के जो व्यापक सिद्धांत है उनके साथ एक संतुलन बनाना। बिल्कुल। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। नीतियां तो निष्पक्षता और संतुलन की बात करती हैं, पर असल में संगठन कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो इन संवेदनशील मामलों में सिर्फ नियमों या मिली हुई राशियों को देखने के बजाय परिवार की वास्तविक जरूरत और स्थिति का वाकई में संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर रहे हैं? कैसे वो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाने से बच सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।